आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। क्या किसी प्रकार के चैप्टर में डाउट है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक और नए चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ने से पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये सब कुछ जानने से पहले एक छोटा सा जानकारी जो आप लोगों के लिए है वो ये कि जो बच्चे नए वाले एनसीईआरटी किताब को बना रहे हैं, मतलब जिनके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है बिल्कुल सही है। मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं घटाना है, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका बिल्कुल सटीक है। लेकिन जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है उनके लिए खास करके एक छोटा सा नोटिस वो ये है कि एक्सरसाइज 14.4 जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है उनके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 14.4 आप लोग कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको सीबीएसई हटा दिया है, ओके। लेकिन जिनके पास नया एनसीईआरटी बुक है उनको कुछ नहीं करना है, वो उसका जैसा है बिल्कुल वो सही उनके पास किताब है। एक बात और, जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक होगा उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 14 होगा, और जिनके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक होगा उनमें चैप्टर नंबर हो गया होगा आपका 13, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब हुआ जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो बनाएंगे 14.1, 14.2 और 14.3, ओके। और जिनके पास नया एनसीईआरटी बुक है वो बनाएंगे 13.1, 13.2 और 13.3। एनसीईआरटी जो नया वाला उसमें तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन पुराने वाले में एक आपका और दिया हुआ था 14.4 जो कि आपको नहीं करना है, सिंपल। तो ओवरऑल कहा यह जा सकता है कि जिनके पास पुराने एनसीईआरटी बुक है केवल वो ध्यान देंगे कि वो बस अपने एक्सरसाइज का 14.4 एक्सरसाइज कट कर लेंगे बस, और नया वाला जिनके पास है उनको सोचना भी नहीं है, उनका जैसा है सब कुछ बढ़िया है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को आगे लेकर जा सकते हैं। अब मेरे बातों को आप पहले ध्यान से सुनेंगे, लिखने का काम हम लोग बाद में कर लेंगे, मतलब लिखेंगे हम, आप लोग लिखने का काम बाद में करिएगा, लेकिन पहले चीजों को सुनिए पहले है क्या। जिस तरीके से हम लोग एक के बाद एक नए नए चैप्टर को खत्म करते जा रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग आज पहुंच चुके हैं एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर बड़े मजेदार हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले इसमें एक्सरसाइज और था तो ग्राफ वाला हिस्सा था बेसिकली, अब उसको नहीं पढ़ना है, तो चैप्टर थोड़ा सा और आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। मतलब इसमें ग्राफ वाला एक चीज रहता था, आगे ओजाइव हम लोग पढ़ते थे पहले, लेकिन अब इसमें है नहीं, तो हमारा चैप्टर ये और आसान हो चुका है, ठीक है। चैप्टर पे हम लोग आते हैं, चैप्टर का नाम है अब हमारा स्टैटिस्टिक्स। चलिए समझिए क्या है, पहले स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके मन में भी तुरंत डाउट आया होगा कि सर ये डाटा क्या है, पहले वही समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। चलिए तो पहले हम लोग डाटा ही समझ लेते हैं क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है, इसको अभी आप इग्नोर करो, पहले डाटा को समझो कि आखिर डाटा होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे फिर समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर्स, या फिर इन द न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। बस अब इसके मतलब को समझिए, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म, इन द न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर इन द न्यूमेरिकल फिगर भी आप बोल सकते हैं, दोनों चीज सही है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि आप क्लास 10th में हैं, मैथ का आपका क्लास टेस्ट हुआ। मान लीजिए कि हम ही वो टीचर हैं जिन्होंने आपके क्लास में मैथ का टेस्ट लिया, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैथ टेस्ट का, मैथ टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए हमने जो टेस्ट लिया वो फुल मार्क्स था पर कितने का, सपोज करो 80 का था, ओके। तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि हमने क्लास में एक मैथ का टेस्ट लिया और वो मैथ का टेस्ट था 80 नंबर का, ठीक है।
जिसमें से पहला बच्चा लेकर आया, सपोज करिए पहला बच्चा लेकर आया 45, फिर 50, 30, 65, 70, 68, 79, 80, 46, सपोज कुछ भी कर सकते हैं आप, 46, 59, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए हो गया। एज्यूम करिए कि अभी हम लोग 10 बच्चे हैं और हमने आपका एक मैथ का टेस्ट लिया 80 नंबर का, जिसमें से आप में से जो पहला बच्चा है वो लाया 45, दूसरा वाला 50, तीसरा वाला 30, फिर 65, 70, 68, 79, 80, 46 और 59, ठीक है। ये जो हमारा न्यूमेरिकल फिगर है ये हमको एक तरीके से क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब जानकारी दे रहा है कोई चीजों को लेकर। तो एक्चुअली ये जो हमारा न्यूमेरिकल फिगर है ये हमको एक जानकारी दे रहा है कि भैया 10 बच्चे थे जिनमें मैथ का टेस्ट हुआ, जिनका मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरीके से हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो यही हमारा कहला जाएगा डाटा, सिंपल। तो जो भी नंबर आपको इंफॉर्मेशन दे, कुछ जानकारी दे, वही आपका कहला जाएगा डाटा। कोई डाउट इसमें? लेकिन ध्यान रहे कि जो आपको जानकारी मिल रहा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो हमारा कहला जाएगा डाटा। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैथ का टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, जिसमें से 10 बच्चे का मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक तरीके से न्यूमेरिकल फिगर है जो हम लोगों को जानकारी दे रहा है कि हाँ पहले बच्चे का इतना नंबर है, दूसरा का इतना, तीसरा का इतना, इस तरीके से दिया हुआ है टोटल का, तो इसी को हम लोग कह देंगे डाटा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आइए आप अपने स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ था, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये मैथ की दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जो कि डाटा का मतलब इस प्रकार के न्यूमेरिकल फिगर का क्या करता है, कलेक्शन करता है, प्रेजेंटेशन करता है, मतलब कलेक्ट करके एक से एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मतलब उसको एक तरीके से एनालाइज का मतलब क्या हुआ, उसको देखो कहाँ पे ठीक है, गड़बड़ी कहाँ पे है ना, ये चीज। और इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ उसमें देखो कि उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यही हमारा कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। कहने का मतलब यदि आप इस प्रकार के डाटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसमें, उसके बाद यदि आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से समझ पा रहे हैं, तो वही हमारा कहला जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो डाटा को लेकर ही हमारा सारा बात चलेगा। डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे। कई बार हम लोग उसमें मीन बनाएंगे, मीडियन बनाएंगे, मोड बनाएंगे, मतलब प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। फिर एनालाइज भी करेंगे कि हमने जो बनाया वो सही कि गलत है, और लास्ट में फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा चलेगा वो डाटा के इर्द गिर्द ही चलने वाला है। मतलब हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल फिगर का ही बात करेंगे जो हम लोगों को एक पर्टिकुलर जानकारी देगा हमेशा। समझ में आ रही है बात? तो क्लास 10th के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है। जहां पे डाउट हो फटाक से पूछ लिया करेंगे। आगे बढ़े अब हम लोग। तो मेरे हिसाब से अब आपको डाटा क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे ना आप, तो जो डाटा है ना वो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में केवल हम लोग डाटा के बारे में बात तो करते ही हैं, लेकिन केवल बात करते नहीं है, उसको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, अलग अलग चीजों को करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है बस। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में डाटा के बारे में बात करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार का चीज हमारा चलेगा। और इन सभी को करेंगे हम लोग 3 मेथड से। पहला हमारा होगा मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा मोड, जो कि हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। चलिए यहां से हम लोगों का चैप्टर शुरुआत हो चुका है, आगे बढ़ा जाए। तो इस पूरे चैप्टर में आप गौर करेंगे कि हम लोग 3 ही चीजों के बारे में ज्यादा बात करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर और आगे बढ़ जाया जाए। थोड़ा सा अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको विस्तार से समझाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए पहले मिटाना पड़ेगा। मिटा दे ये चीज,
ऑनलाइन में बच्चे इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। और हाँ, कॉपी थोड़ा सुंदर बनाइएगा। ये तो हमने अभी मात्र 2 ही चीज लिखा है, अभी हम लोगों को बहुत कुछ अभी लिखना है। ठीक है, चलिए मिटा दें। इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि इसमें हमको अभी कुछ 2 चीज समझाना है आप लोगों को। इधर नहीं समझाया जा सकता था क्योंकि स्पेस कम है, इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को 2 ग्रुप में बांटते हैं हमेशा, अच्छे तरीके से समझने के लिए 2 ग्रुप में हम लोग इसको हमेशा के लिए बांट लेंगे। एक होगा हमारा ग्रुप्ड डाटा। हम आपको चैप्टर के अंदर लेके जाने से पहले उसके बेसिक चीजों को समझा देना चाहते हैं। यदि आप ये एक बार समझ लिए तो चैप्टर को समझना हमारे लिए फिर कोई बड़ा बात है नहीं। वो मेरा काम है। मीन क्या होता है, उसमें 3 मेथड है, वो हम बताएंगे आपको। मीडियन क्या है, मोड केस क्या है, सवाल कैसे बनते हैं, वो सब मेरा काम है। लेकिन हम चाहते हैं कि चैप्टर को समझने से पहले आप उसके बेसिक को समझिए पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फालतू है, काम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा काम में। चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपको अनुभव होगा कि जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले क्लास में, कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपको आगे काम आएगा। बिल्कुल हम लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा होता है ग्रुप्ड डाटा, दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। एक काम करिए, दोनों को चेंज कर लेते हैं। इसको इधर नहीं इधर लिखा जाए ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। हालांकि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड ही होता है, लेकिन हम इधर लिखना चाहेंगे अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। दूसरा आप इसमें लिख लीजिए ग्रुप्ड डाटा। ये क्या है सब समझेंगे, बस अभी थोड़ा हमको लिखने दीजिए। तो ये हुआ हमारा ग्रुप्ड डाटा और ये हुआ अनग्रुप्ड डाटा। ओके, आगे बात करें। चलो, ग्रुप्ड डाटा में होता है मीन, सॉरी अनग्रुप्ड डाटा में मीन होता है, मीडियन भी होता है और मोड भी होता है। ओके, इन सब को हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्या क्लास 9th में हमने आपको मीन नहीं पढ़ाया? क्या मीडियन नहीं पढ़ाया? मोड नहीं पढ़ाया? सब कुछ पढ़ाया है हमने। मीन, मीडियन, मोड हमने आपको क्लास 9th में भी पढ़ाया है। मतलब और ग्रुप्ड डाटा में भी मीन होगा, इसमें भी मीडियन होगा और इसमें भी मोड होगा, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। ओके, इसका मतलब आप मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा हमने क्लास 9th में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो एक तरीके से अनग्रुप्ड डाटा था। हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रुप्ड डाटा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड हमारा इसमें भी होता है अनग्रुप्ड में भी, और मीन, मीडियन, मोड हमारा ग्रुप्ड में भी होता है। लेकिन दोनों को बनाने का तरीका, दोनों को समझने का तरीका, दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको याद आपका ताजा हो जाए कि आखिर अनग्रुप्ड डाटा में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए, सपोज करिए कि क्रिकेट मैच हुआ, क्रिकेट मैच बिटवीन चलिए मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके, मान लीजिए कि क्रिकेट मैच है एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, हमारे इंडिया के 11 प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ कुछ रन अपना बनाया। बस एग्जांपल के तौर पे इसको हकीकत में समझिएगा। मान लीजिए कि पहला प्लेयर बनाया 72, फिर 13, 15, 25, 65, 30, 90, 45, 30, चलो 30 हो चुका है, 39 कर लो, 46 कर लो, 98 कर लो। हालांकि एक मैच में इतना रन नहीं बनता है, लेकिन मान लीजिए बस एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इस प्रकार के नंबर को, मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, यह है आपका अनग्रुप्ड डाटा। मतलब यदि इस प्रकार के फॉर्म में यदि कोई नंबर लिखा रहे, कोई डाटा लिखा रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसको देखकर ना उतना एक्यूरेट अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। समझ मारिए बात, मतलब इसको देखकर आप उतना खास कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, तो हालांकि आप देख के बता तो दोगे, यहां पे लगा है 98। सबसे कम कहां पे लगा है भाई, 13 लगा है, 13 नंबर लगा है। लेकिन मैथ कहता है ना कि यार ये ना एक सही तरीका नहीं है, डाटा को अरेंज करने का सही तरीका नहीं है। और जब नहीं है तो हम लोगों ने इस चीज को हमने किस कैटेगरी में डाला, अनग्रुप डाटा की कैटेगरी में डाल दिया हमने। अब इसका नेक्स्ट वर्जन हम लोगों को जो पढ़ना है वो करना है क्लास 10th में, वो हमारा होगा ग्रुप डाटा। मतलब इसको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, ग्रुप्ड कर देना है। समझ में आ रही है बात। तो 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा था मेन, मीडियन, मोड, वो तरीके से अनग्रुप डाटा था। 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप डाटा, मतलब कि इसको अरेंज करने का तरीका हम लोग को क्लास 10th में सिखाया जाएगा। और अरेंज करके इंटरप्रेट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इन सभी को करने का हमारे पास 3 तरीका होगा, मीन, मीडियन, मोड, तीनों करेंगे। चलिए अब सेम एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को अरेंज करने वाले हैं। तो यहां पे आप मान लीजिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ओके, इसको आप रख लो स्कोर और इसको रख लो नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, अरेंज करने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा ऐसा अरेंज हम लोग बहुत सारा करेंगे, अभी तो बस एग्जांपल हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पूरे चैप्टर में यही सब चीज हम लोगों को करना है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को बहुत एक कंफ्यूजन रहता है, वो भी हम दूर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 0 से लेकर 20, इसका मतलब 20 को इसमें इंक्लूड नहीं करना होता है, 0 से लेकर केवल 19 तक। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार से 20 से लेकर 40 है, इसका मतलब है 20 तो इंक्लूड होगा लेकिन 40 इंक्लूड नहीं होगा, केवल कहां तक रह जाएगा, 39 तक रह जाएगा। उसी प्रकार से 40 और 60 का मतलब क्या हुआ, 40 तो रहेगा लेकिन 60 नहीं बल्कि 59 तक ही रहेगा। चलिए अब जरा यहां पे दिखाए, बताइए हमको देखकर कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 0 रन से लेकर 20 रन के अंदर में मारा है। बताओ जल्दी इसको देखकर। एक तो 13 दिख रहा है, एक 15 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं अब तो नहीं दिख रहा। मतलब कितने प्लेयर हैं, 2 प्लेयर है। यहां पे हमने लिख दिया 2। इसका मतलब हुआ कि 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्कोर 0 रन से लेकर 20 रन के अंदर में है। समझ मारिए बात, आगे बढ़िए। अब ऐसे कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 20 रन से लेकर 40 रन के बीच में मारा है, देख लो। दिख रहा है कहीं पे, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 2 और एक 3, यानी कि कितना है, 3 है। ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनका स्कोर 40 से 60 के बीच में है, वो भी देख लेते हैं। 40 से 60, एक यहां पे एक हुआ और ये एक, 2 है। ओके, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्कोर 60 से 80 रन के बीच में रहा है, 1, 2 और है नहीं, 2 ही है। कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्कोर 80 से लेकर 100 रन के बीच में रहा है, देख लो। एक यहां है और एक यहां है, 2 है। अब जरा देखो तो क्या टोटल 11 प्लेयर हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11। अब इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, जिसका मतलब हुआ कि आपने अनग्रुप्ड डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो वो हमारा कहला गया ग्रुप्ड डाटा। तो हम लोगों को क्लास 10th में पूरा का पूरा जो पढ़ना है वो ग्रुप्ड डाटा ही पढ़ना है। इसी प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग बार बार करेंगे। ओके, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग 3 तरीके से करेंगे।
मीन में भी करेंगे, मीडियन में भी करेंगे और मोड में भी करेंगे। तो अब मेरे हिसाब से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अनग्रुप्ड डाटा में हम लोग इस प्रकार के नंबर को पढ़ते थे और ग्रुप डाटा में हम लोग पढ़ेंगे उस प्रकार के नंबर को। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? क्लास 9th में आपने ये सब चीज पढ़ा था, क्लास 10th में हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। मतलब क्लास 9th में आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा था लेकिन अलग तरीके से, क्लास 10th में भी हम लोग वही चीज पढ़ेंगे लेकिन उसका तरीका क्या होगा? अलग होगा। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें 2-3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, हालांकि इसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप जान लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको? क्लास इंटरवल बोलते हैं। हालांकि हम लिख देते हैं, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। और ये जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? और इसको डिनोट करते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे, एफ बड़ा सा, मतलब स्मॉल ही लिखेंगे लेकिन थोड़ा बड़ा लिखेंगे, और नीचे में छोटा सा आई लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का तरीका होता है। ये सब चीज ना अभी हो सकता है आपके लिए नया लग रहा हो, हालांकि नया है नहीं, हमने आपको क्लास 9th में भी बताया था, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 9th में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे फिर, है ना? तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ आई से, और ये इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके, चलिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार के अरेंजमेंट का यदि हम लोग एग्जांपल ले ले, जैसे यहाँ पे देखो 0 से कितना है 20, फिर 20 से कितना है 40, और भी आगे हैं। ठीक है ना? तो पहली बात तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? क्लास इंटरवल बोलोगे। उसके बाद इसमें 2 चीज है, ध्यान रहे, 0, 20, 20, 40, तो इधर वाले को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और इधर वाले को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। ओके, चलिए, उसके बाद इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो है आपका क्लास साइज। हालांकि आगे और भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों को अभी मिलेंगे आगे। क्लास साइज का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझो। क्लास साइज का मतलब हुआ कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितने का है, मतलब गैप कितने का है ना? तो आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है भाई, 20 का। इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप, 20 का। इन दोनों के बीच में भी 20 का है। तो ये निकलता कैसे है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे आप लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्लास साइज। एग्जांपल देख लीजिए, कहीं का भी ले लो, चलो इसी का ले लेते हैं, 40 और 60 का। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हुआ हमारा? 60 हुआ, माइनस लोअर लिमिट 40, यानी कि इसका क्लास साइज कितने का आया? 20 का आ गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, कैसे कॉपी करेंगे समझिए। पहले जो हमने लिखवाया वो तो आपको लिखना ही है, उसके बाद इसको 2 हिस्से में बांट देना है, एक इधर ये ग्रुप सॉरी अनग्रुप्ड और उधर ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का ऐसे लिखिए पूरा यहां तक, और ग्रुप्ड का पहले आप यहां से लेकर यहां तक लिखिए, और इसी के नीचे में, टेबल के नीचे में ही आपको ये चीज लिखना है। समझ में गया बात? यहाँ पे हम चूंकि हमारे पास पूरा जगह नहीं बचता, तो यहाँ का पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है, आपको नहीं ये नहीं करना है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे। समझ में गया बात? इसमें कोई दिक्कत? ऐसा अभी हम लोग फर्स्ट टर्म और भी मिलेंगे तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले इतना लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चीज नहीं, इसमें एक चीज हमको और समझाना है आपको। बता दे, चलिए। अब इस चैप्टर के अंदर आपको डाटा 2 प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म वाला और एक मिलेगा इंक्लूसिव फॉर्म वाला। इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि इस
प्रकार का सवाल आपके अंदर में मिलेगा, एक्सरसाइज में मिलेगा, है बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म। दूसरा मिलेगा आपको इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। अब ये क्या है, कैसे बनता है, सब कुछ बताएंगे, बस 1 मिनट का समय दीजिए। इंक्लूसिव फॉर्म कहेंगे उसको, और इसको कहेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसका 2-3 अलग अलग नाम और है, याद रख लीजिएगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, या फिर कई बार इसको ओवरलैपिंग फॉर्म भी बोला जाता है, ओवरलैपिंग फॉर्म। तो यदि आपके सामने कोई बोले एक्सक्लूसिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ओवरलैपिंग फॉर्म, तीनों का मतलब सेम समझना है, जो अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म का भी अलग नाम है, इसका नाम है, पहला तो इंक्लूसिव है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब उसका जस्ट उल्टा। और ये हो गया ओवरलैपिंग, वो हुआ ये नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म। ये क्यों बता रहे हैं, जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको मान लीजिए एक्सक्लूसिव फॉर्म ना लिख के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दे दे, ओवरलैपिंग फॉर्म लिख दे, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अब आपको उसका मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे फिर, है ना। तो ये हुआ हमारा। अब इन सभी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल है इधर, क्लास इंटरवल, और इधर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ आई से, ओके। सपोज 0, 10, कुछ भी ले सकते हैं, अभी बस हमने आपको समझाने के लिए लिया है। ओके, फ्रीक्वेंसी है इसका 4, 2, 4, 7, 6, 9, कुछ भी हमने अपने मन से ले लिया है। ये वाला फॉर्म हमारा कहलाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान से जरा देखो, ये हमारा 0 क्या है, इसका लोअर लिमिट, ये 10 क्या हुआ इसका अपर लिमिट। अगले वाले फॉर्म में पहले वाले का जो अपर लिमिट है वो आगे क्या बन जाना चाहिए, लोअर लिमिट बन जाना चाहिए। मतलब इस वाले में देखा जाए तो 10 हमारा अपर लिमिट है, वही यदि इस वाले को देखा जाए तो 10 हमारा यहाँ क्या बन गया, लोअर लिमिट बन गया। यदि ऐसा फॉर्म दिख रहा है इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव फॉर्म है। मतलब पहले वाले में यदि वो अपर लिमिट है तो दूसरे वाले में पक्का वो लोअर लिमिट बन जाना चाहिए। यदि बना है तो वो हमारा कहलाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। इस वाले को भी देखो, ये 20 हमारा अपर लिमिट है, इस वाले में क्या बन गया, लोअर लिमिट बन गया। उसी प्रकार से देखो ये वाला 30 हमारा भी अपर लिमिट है, ये क्या बन गया, लोअर लिमिट बन गया। तो पहले वाले में जो अपर लिमिट है दूसरे वाले में वो लोअर लिमिट बन रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी, एक्सक्लूसिव फॉर्म बोल देंगे। अब इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इनक्लूसिव फॉर्म। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लिया जाए समझने के लिए। इधर लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई। चलिए समझिए, चलो 0, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50। एग्जाम्पल इसका, चलो क्लास इंटरवल सॉरी फ्रीक्वेंसी इसका सपोज 4, 9, 5, 8, 12, कुछ भी अपने मन से हमने ले लिया, ठीक है।
यहां पे ध्यान से देखा जाए तो क्या पहले वाले में जो अपर लिमिट था दूसरे वाले में वो लोअर लिमिट का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये 10 था, ये 11 हो गया, तो अलग दिख रहा है ना। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट यदि दिखे, मतलब पहले वाले में जो अपर लिमिट है यदि वो दूसरे वाले में लोअर लिमिट नहीं बन पा रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इनक्लूसिव फॉर्म में। जैसे ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट इसका 10 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 11 है। ये अपर लिमिट हमारा 20 है, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था, लेकिन 21 है। कहने का मतलब ये हमारे एक्सक्लूसिव फॉर्म जैसा नहीं दिख रहा है, तो फिर एक कैसा फॉर्म है? इनक्लूसिव फॉर्म है। ठीक है। अब सवाल है कि सर इसको क्या करना है? इसको चेंज करना है, इसको पहले किस में कन्वर्ट कर देना है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है। कहने का मतलब जब भी सवाल आपका इनक्लूसिव फॉर्म में आए उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले उसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेना है। तो चेंज करने का तरीका क्या है? चेंज करने का तरीका यह है कि लोअर लिमिट में क्या करेंगे बताओ? लोअर लिमिट में 0.5 आप माइनस करोगे, ओके, और अपर लिमिट में आप 0.5 प्लस करोगे। ध्यान रहेगा हर किसी में, ओके। मतलब इनक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हर बार हम लोग लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए अब जरा आप सोच के बताइए हमको जल्दी से। चलो इसको ना यहां पे लिखते हैं। 0.5 क्या करोगे? प्लस करोगे। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 0 में 0.5 माइनस कर सकते हैं आप क्या? लेकिन 0 ही रखते हैं। मतलब 0 में 0.5 माइनस करोगे तो भाई क्या 0 मान लो, उतना क्या दिमाग लगाना। तो ये हमारा बन जाएगा 0 और 10 में 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। अब अगला वाला देखो, इसमें क्या करना है? 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस कर देना है। तो इसका कितना बन जाएगा जल्दी बताओ? 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा और ये 20.5 हो जाएगा। ये वाला बताओ, ये 20.5 हो जाएगा और ये 30.5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 30.5 और ये हो जाएगा 40.5। ये हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा 50.5। अब जरा आप ब्लू वाले को ना देखते हुए बस रेड वाले को देखिए। देखो इसका ये अपर लिमिट था, क्या यहाँ पे ये लोअर लिमिट बना? बिल्कुल बना। 20.5 इस वाले में अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट बना? बिल्कुल बना। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारा कहाँ दिखता था? इधर दिखता था। कहने का मतलब ये हमारा पहले था इंक्लूसिव फॉर्म, अब क्या बन चुका है? एक्सक्लूसिव बन चुका है। तो बनाने का तरीका, लोअर लिमिट में हमेशा माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में हमेशा ऐड करेंगे 0.5। इस प्रकार से पहले आपको इंक्लूसिव फॉर्म को हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है, फिर आगे जो प्रक्रिया होगा वो हम लोग करेंगे। सॉल्व कैसे करना होता है वो सब चीज बताना मेरा काम है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा वो सब मेरा काम है, वो सब छोड़िए अभी। आप फिलहाल बताइए क्या ये समझ में आया आपको? बिल्कुल। तो हमेशा आपको सवाल किस फॉर्म में बनाना है? एक्सक्लूसिव में बनाना है। पहले से दिया हुआ है तब तो और बढ़िया है, नहीं दिया हुआ एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव में दिया हुआ है तो पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, यही अप्रोच आपका हर बार होना चाहिए। लेकिन कैसे सवाल आएंगे, क्या करना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे इस चैप्टर में हम लोगों को मात्र 3 चीज पढ़ना है, मीन, मीडियन और तीसरा मोड। बस यही 3 चीज पढ़ना है। पहले होता था हमारा एक और टॉपिक ओजाइव, जिसके लिए एक्सरसाइज हमारा 14.4 था पुराने वाले बुक के हिसाब से, वो अब नहीं है ही नहीं, तो हम लोग बस ये 3 पढ़ेंगे। और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे पहले मीन से। कहां से? मीन खत्म होगा, फिर मीडियन, और फिर मीडियन खत्म होगा तो फिर मोड। चलिए जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। ये लिखना है, आपको लिखना है और इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना है। चलिए आगे बढ़े। इस तरीके से आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग, हाँ ध्यान रहे, आज के क्लास में हमने आपको केवल इस चैप्टर का बैकग्राउंड बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है, आपके लिए क्या जरूरी है इस चैप्टर में हमने वो बताया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये हमने बताया है। इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, इसको एक बार आप लोग अगले वाले क्लास में जब आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे। ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, कि कल, और कल हम लोग शुरुआत करेंगे इसका सबसे पहला टॉपिक जो कि होगा हमारा
मीन। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक बस समझा है, कुछ आगे ज़्यादा हम लोग अभी बढ़े नहीं है। आज के क्लास से आप कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर का असली शुरुआत हो रहा है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिकली हमने आपको ये बताया था कि क्लास 10th में क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और क्लास 9th के अंदर आपने क्या पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, है ना। मतलब क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स था, क्लास 10th में भी था, लेकिन दोनों में जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था अनग्रुप्ड डाटा के बारे में, क्लास 10th के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के बारे में, ठीक है। अब ये ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, यदि आप लोग में से कोई है जो कि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप जाके पहला वाला क्लास देख लीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं या अनग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का आज से। और हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम लोगों को अब मात्र 3 चीज ही पढ़ना है, पहला मीन, मीडियन और मोड। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे मीन से। मीन के अंदर हम लोगों को 3 चीज पढ़ना होता है। एक्चुअली मीन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यदि हम लोग मीन पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मतलब एवरेज कैसे निकालना होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो यदि आपके सामने कोई मीन बोले या एवरेज बोले, दोनों का मतलब आपको क्या समझना है, सेम समझना, दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला चीज हम लोगों को मीन के अंदर पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा पढ़ना है इसमें हम लोगों को, सॉरी पहला तो डायरेक्ट है, कहीं भी लिखो आप, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम लोग अपने शुरुआत से ही चलते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 अलग अलग प्रकार के मेथड हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग मीन यानी कि एवरेज निकालना सीखेंगे। पहला होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। एक्चुअली ये 3 अलग अलग मेथड हैं, आप इसको तरीका बोलो मेथड बोलो सब सेम ही चीज है। 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग एवरेज निकालना सीखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। इसके अंदर 2-3 सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हालांकि 2 ही सवाल से हमारा काम चल जाएगा। फिर चलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पे। जब ये हम लोग तीनों खत्म कर लेंगे तब जाकर हमारा मीन कंप्लीटली खत्म माना जाएगा, शुरुआत में नहीं। तीनों हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा तब जाकर हमारा मीन कंप्लीट समझा जाएगा। तो बात यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकालेंगे हम लोग, मतलब मोटा मोटी। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक अनुमान कि हाँ लगभग इतना हो सकता है ना। आगे उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने मीन को 3 हिस्सों में बांटा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अंदर अभी हम लोग यानी कि आज शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हमारे पास 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। शुरुआत किया जाए, चलिए शुरुआत यहीं से हमारा क्लास आज का हो चुका है। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है इसमें। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। मतलब एक बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए ये पता लगाया कि आखिर हमारे जो मोहल्ले हैं उसमें जो 20 फैमिली हैं उन सभी के घर में कितने कितने प्लांट हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए ये पता लगाया जाए कि हमारे मोहल्ले में
किसके पास कितने प्लांट हैं, है कि नहीं। यदि कम है तो सजेस्ट करेंगे कि भैया और लगाइए, ज्यादा है तो बोलेंगे उसको और आगे कैसे बढ़ाना है ये बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो उस मोहल्ले में टोटल कितने फैमिली हैं, 20 फैमिली हैं, ठीक है। और 20 फैमिली के पास कुछ कुछ नंबर ऑफ प्लांट हैं। आगे फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको इसमें बताना है कि बताओ एक एवरेज हर घर के पास कितना प्लांट है। देखो अब ये तो हकीकत है कि हर घर के पास एक ही नंबर में प्लांट तो हो नहीं सकता है, किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 8 होगा, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 25 होंगे, मतलब किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे एक एवरेज नंबर बताना है, एक मोटा मोटी अनुमान वाला वैल्यू बताना है कि हाँ लगभग इतना ही के आसपास सभी घर के पास प्लांट होंगे। तो आपको एक्चुअली क्या बताना है, उस 20 घर के पास ऑन एन एवरेज कितना प्लांट है। समझ में आ रही है बात। चलिए तो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। ध्यान रहे जब भी इस प्रकार का आपके सामने टेबल दिया हुआ रहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको सबसे पहला हमारा काम है वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपके सामने ऐसा ही आता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो इसको यदि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल दिया गया है तो इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और यदि वर्टिकल फॉर्म में पहले से दिया हुआ है तब तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर और अच्छी बात है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पे देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल हमारा बनेगा यही वाला, नंबर ऑफ प्लांट से पहले। तो पहला हमारा होगा नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स के बाद है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। आगे नंबर ऑफ हाउसेस के बाद आप इसमें एक नया चीज बनाएंगे, वो बनाएंगे क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क के बाद आप एक इसमें नया चीज बनाएंगे FI इंटू XI। अब ये सब चीज क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान रखेंगे ये जो आपका नंबर ऑफ हाउसेस है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पे आप नंबर ऑफ हाउसेस बोलिए या फ्रीक्वेंसी बोलिए, दोनों का मतलब आपका सेम ही समझा जाएगा। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम लोग FI से, ध्यान रखा ये चीज, कोई दिक्कत। आगे क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करेंगे XI से। अब ये क्लास मार्क क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे ना क्लास मार्क ना लिख के यदि कहीं पर कई बार यदि मिड पॉइंट लिख दिया जाए तो भी आपको सेम ही चीज समझना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस ना लिख के फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाए तो भी सेम चीज है, यहाँ पे क्लास मार्क ना लिख के मिड पॉइंट लिख दिया जाए तो भी ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि ये हमारा FI होता है, इसको हम लोग कहते हैं XI। सिंपल सा मतलब डिनोट करने का तरीका है बस, ठीक है। आगे बताते हैं कि आखिर कैसे क्या करना है, मिड पॉइंट क्या है, सब बताते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कितना कितना भाई, 0 से 2, उसके बाद फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14। चलिए हो गया। अब नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 1 2 1 5 6 2 3। कोई डाउट यहां तक समझने में, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब अगला है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या होता है चलिए पहले समझिए। मिड पॉइंट का मतलब होता है, हालांकि आप इसको मिड पॉइंट बोलो क्लास मार्क बोलो बात सेम है। मिड पॉइंट का मतलब हुआ इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का नंबर कौन सा आपको दिख रहा है वही बताना होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मिड मतलब क्लास मार्क क्या होता है, लिख लीजिएगा इसको लास्ट में आप लोग। क्लास मार्क ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर
लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। ठीक है, मतलब ये क्लास मार्क का फॉर्मूला हो गया कि क्लास मार्क हम लोग निकालते कैसे हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा क्लास मार्क। तो अब यहाँ पे आइए जरा बताइए आपको क्लास मार्क कितना होगा। लोअर लिमिट हमारा, चलो पहले अपर लिमिट का बात करते हैं। ये लोअर लिमिट ये, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा जल्दी बताओ? 1 आएगा। वेरी गुड, मतलब 2 + 0 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से तो 1 आ जाएगा। अब 2 और 6 है, तो अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। चलिए अगला बता दीजिए। क्या ये हम लोग कहां से अपने मन से बना रहे हैं? नहीं, ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग पुट कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए, इसका बताओ जल्दी। 6 और 4 10, 5, 8 और 6 14 होता है, तो 14 का आधा कर दो 7। इसका बताओ 9, इसका 11 और इसका 13। ये हमने निकाल दिया क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट। ठीक है, अब अगला है एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब हुआ सिंपल सा, ये आपका एफ आई कहलाएगा और ये कहलाएगा एक्स आई। इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है। अब तो मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। 2 इंटू 3 6, इसका बताओ 5, इसका 35, इसका 54 और इसका 22 और इसका 39। हमने कर दिया मल्टीप्लाई। मतलब इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब अगला जो काम है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपको जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है एफ आई, इन सभी को प्लस करना है। ठीक है, प्लस करिए। प्लस करने से पहले जो आप यहां पे साइन देंगे वो ये वाला, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। कोई डाउट इसमें? सिग्मा एफ आई, मतलब ये जो आपने साइन दिया इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और चूंकि आप फ्रीक्वेंसी को प्लस कर रहे हैं तो सिग्मा के बगल में एफ आई भी लिख देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा एफ आई। इन सभी को प्लस किया जाए तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ये आपका निकल गया सिग्मा एफ आई का वैल्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमको ये वाला एफ प्लस करना है, सिग्मा ये एफ आई एक्स आई का। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। कोई डाउट इसमें? चलिए प्लस करके जल्दी से बताइए कितना आएगा। कर लेते हैं एक बार, देख लो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 30 और 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी कितना? 3। आगे बढ़िए। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी कि 162 आया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहां तक में कोई डाउट आपको? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इसके बाद हम लोगों को लिखना है मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए यहां पे कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, आगे अब ये मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स अपॉन बार से। याद रहेगा ये चीज, एक्स अपॉन बार। और इसका वैल्यू लिखिए 162 डिवाइडेड बाई कितना आया था? 20। तो एक्स अपॉन बार ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। 162 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, सॉरी 20 से, माय मिस्टेक। 20 से करोगे 8 बार में कितना आ जाएगा? 160, है ना। 2 कैंसिल, फिर 0.01, 8.1 कितना आ रहा है? 8.1। और ये क्या निकला आपका? प्लांट्स। क्या निकला? प्लांट्स। 8.1 प्लांट्स। अब इसका मतलब समझिए, हमारा सवाल बन चुका। अब ये मतलब समझो कि आखिर जो हम लोगों ने सॉल्व किया, जो आंसर आया 8.1 प्लांट्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ कि उस मोहल्ले में जो 20 घर था, 20 घर के पास कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स थे।
ठीक है, किसी के पास देख लो, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1, किसी के पास 5, 6, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर वाला है हमारा। तो ऐसे समझो किसी फैमिली के पास 4 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था। अब बोला गया था कि यार सभी फैमिली के पास तो अलग अलग नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ऑन एन एवरेज वैल्यू बताओ कि सबके पास लगभग कितना के आसपास है। तो लगभग हमने निकाला कितना, 8.1। इसको आप अप्रॉक्स कितना बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उस मोहल्ले में जो 20 घर है, लगभग मोटा मोटी सभी घर के पास 8 प्लांट है। सिंपल, ये इसका मतलब हुआ। यहां तक में कोई समस्या समझने में? बहुत सिंपल है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। एज्यूम्ड मेन मेथड अभी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। ये वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट मेथड में आपको इतना ही करना पड़ता है, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया 8.1 प्लांट, मतलब हर मोहल्ले के पास, सॉरी मोहल्ले में जितने भी घर हैं, हर किसी के पास लगभग 8 प्लांट है। चल आगे बढ़ा जाए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दिया जाए। ध्यान रखेंगे ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको डिनोट करेंगे FI से, और ये हमारा क्लास मार्क को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं, जिसको डिनोट करेंगे XI से, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2, देखा जाए। क्वेश्चन देखिए पहले, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। अच्छा, यहां पे ना मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने घर से पॉकेट मनी मिलता है, मंथली या फिर वीकली, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं जिनको उनके घर से हर महीने या फिर हर सप्ताह के हिसाब से कुछ पॉकेट मनी मिलता है, ओके। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ऑन एन एवरेज जो हर बच्चे को पॉकेट अलाउंस मिलता है, मतलब जो पॉकेट मनी मिलता है, वो लगभग ऑन एन एवरेज सभी का मिला के कितना रुपए मिलता है, 18 रुपए मिलता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए यदि मोहल्ले में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को अपने अपने घर से पॉकेट मनी कुछ ना कुछ मिलता है, मंथली मान लीजिए, मंथली पॉकेट मनी कुछ ना कुछ मिलता है। उस 20 के 20 बच्चे का पॉकेट मनी सेम तो नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि हम लोग बात करें, मोटा मोटी लगभग सबको कितना मिलता होगा, लगभग अनुमान वो कितना मिलता है, 18 रुपया मिलता है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये F आपको पता करना है। अच्छा, इस सवाल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। मीन हम लोग निकालते थे, इस वाले में हमने मीन निकाला है, इसमें मीन निकालना नहीं है, इसमें मीन पहले से दिया हुआ है, हमको इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, ये भी हम लोग इसमें देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना है, मीन नहीं निकालना है, मीन बल्कि पहले से दिया हुआ है। अच्छा, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज जो हमारा वैल्यू आता है, मतलब जो भी आंसर आता है एवरेज का, मीन का, क्या वो बिल्कुल सटीक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरेज का मतलब ही होता है मोटा मोटी अनुमान, है ना। तो एवरेज आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मत समझिएगा, एवरेज का मतलब ही होता है लगभग अनुमान लगाया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे 8.1 आया था, इसका मतलब ये मत समझिए कि हर घर के पास 8 ही प्लांट है, 8.1 प्लांट, इसका मतलब ये मत समझिए किसी के पास ज्यादा होगा एक्चुअली में, किसी के पास कम होगा। 8.1 तो कभी होगा नहीं, तो सिंपल सा राउंड ऑफ करके आप क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट सबके पास 8 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एवरेज कभी भी सही वाला आंसर नहीं होता है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। लेकिन हाँ, एवरेज आपको ये बता देता है कि लगभग आप बोल सकते हैं कि हाँ लगभग इतना है, अनुमान बताता है बस, ठीक है। तो एवरेज कभी भी सटीक आंसर नहीं होता है, बस आपको एक अप्रोक्स आइडिया देता है कि लगभग हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बेसिकली हम लोगों को टेबल वगैरह बनाइए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाइए। चलिए बनाते हैं। तो इधर हम लोग बना लेते हैं डेली पॉकेट अलाउंस, सॉल्यूशन नंबर 2।
इधर बनाते हैं डेली पॉकेट अलाउंस जो कि रुपीज में है। ओके, इधर बना लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसका मतलब हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, इधर बना लीजिए क्लास मार्क और इधर बनाइए FIXI। सिंपल है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इसका मतलब हम लोग इसको FI बोल सकते हैं, और ये क्लास मार्क है मतलब हम लोग इसको XI बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। डेली पॉकेट अलाउंस है आपका 11 से 13। अच्छा, एक बात आपने कभी गौर किया यहाँ पे, ये वाला जो हमारा दिया हुआ है डाटा, ये एक्सक्लूसिव में था या इंक्लूसिव में था? एक्सक्लूसिव में था, इसीलिए हमने कोई छेड़खानी नहीं किया इसमें, मतलब जैसा था वैसा हमने बनाते चले गए हम लोग। लेकिन ये इंक्लूसिव में दिया रहा था तो पहले उसको हम लोग एक्सक्लूसिव में चेंज करते फिर आगे बढ़ते। ये वाला भी डाटा हमारा एक्सक्लूसिव में ही दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सा जैसा है वैसा बनाते चलेंगे। यदि ये इंक्लूसिव में दिया रहा था तो इसको भी चेंज करते हैं हम लोग, और चेंज करने का तरीका हमने आपको कल बताया था। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल से हम लोग बनाते चल सकते हैं। फिर 13 से कितना है भाई? 15। आगे फिर 15 से 17 है, 17 से 19। हाँ, इसको स्केल से आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। और 19 से 21 है, 17 से 19, 19 से 21, दो का इसमें डिफरेंस है। 21 से 23 नहीं, स्केल का इस्तेमाल करिए और पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से उतना जरूरी नहीं है। मतलब कोशिश करना ये है कि टेबल वगैरह जो आपका बने वो बिल्कुल सटीक बने, तो उसके लिए स्केल इस्तेमाल कर लीजिए। टेबल के लिए स्केल इस्तेमाल कर लीजिए, और जो इसमें कंटेंट लिखना है उसके लिए पेंसिल इस्तेमाल करिएगा, पेन ही आपका चलेगा, ठीक है ना, पेन चलेगा। 21 से 23 हो गया और 23 से 25। चलिए हो गया। फ्रीक्वेंसीज का दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F, 5 और ये 4। क्लास मार्क निकाला जाए इसका। चलिए बताइए जल्दी। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फटाफट बताते चलिए। इसको पहले ऐड करो, कितना? 24, 24 का था कितना? 12। इसका बताओ जल्दी। 14, इसका 16, 18, 20, 22, 24। बस सिंपल, आगे बढ़ते हैं। FIXI मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। चलिए 12 से 1 जा, हाँ 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 69 जा 144, ठीक है। 18 इंटू 13 कर लो, 234, 234। आगे बढ़िए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20F आएगा, क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 20F और 22 इंटू 5 110 और 24 इंटू 4 कर लो 96। चलिए ये हो गया हमारा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे, चलिए ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका सिग्मा और FI, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए ऐड करते हैं, देखा जाए, बताइए जल्दी। 7 और 6 13, 13 और 9 20 और 2 22, ठीक है 22, 22 और 13 35,
35 और 5 40 44 प्लस एफ को हमने अलग रखा है क्योंकि वो भाई अनलाइक टर्म है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसको ऐड करिए। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे पहले बताओ? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका वैल्यू लिख लिया जाए। चलिए इधर जगह नहीं है इधर लिख लो, ऐड कर लेते हैं सबको। पहले देख लो एक बार कितना है, 84 144 234 20 एफ का काम बाद में कर लेंगे, 110 और 96 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 2 22 की 2 कैरी 2 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 और 6 30 3 33 34 35 2 3 4 4 3 7 752 है, देख लो 752 प्लस 20 एफ है इतना 752, इतना ही आना चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई आया 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 752 प्लस 20 एफ। ओके आगे बढ़ा जाए। इसके बाद का नीचे तो अर्थ नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये वाला मिटा दिया जाए। चलिए उतने में नहीं हो पाएगा, उसके लिए इधर आ जाइए। देखा जाए, उसके बाद आप लोग इधर लिखेंगे मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। और मीन क्या हमारे पास पहले से पता है, बिल्कुल पता है, ध्यान रहे इसमें मीन नहीं निकालना है आपको, क्योंकि मीन पहले से दिया हुआ था। कितना था बताओ जल्दी, 18 था, तो इसके जगह पर 18 लिख देंगे। और इसका वैल्यू अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, कितना है भाई 44 प्लस एफ है। समझ में आ रही है बात? आगे तो इसको आप इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 18 को 44 से करो 7, ठीक है 2 9 और 7 792 प्लस 18 एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। सेवन 92 माइनस 752, इधर इसको इधर लेकर आ गए, ये हमारा 20 एफ माइनस 18 एफ। 792 में 752 को माइनस कर दो जल्दी से, ये 18 है ध्यान रहे, तो ये 0 9 में 5 गया 4 और ये तो कैंसिल हो गया। 40 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 20 में 18 गया 2f। ओके, इसके बाद इधर एक स्टेप लिख लो आप, 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एफ, यानी कि 20 इक्वल्स टू एफ। बस इसका मतलब हुआ ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था हमारा यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। बस इसी तरीके से सवाल आपको बनाना था। हाँ लास्ट में, और लास्ट में आंसर जो आ जाए उसको आप बॉक्स में घेर दीजिए ताकि टीचर का नजर इस पे आपका पड़ता रहे। हो गया? चलिए इस तरीके से हमारा दोनों सवाल कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हुआ कि सवाल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 20 निकला, और मीन नहीं निकालना था क्योंकि मीन पहले से हमारा यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, बस ऐसा भी सवाल कई बार आ जाता है, इसीलिए हमने ये दो सवाल जानबूझ के लिया था, एक सिंपल वाला और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। बस इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा वो
डायरेक्ट मेथड मीन के अंदर वो खत्म होता है। अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट करिए। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।